हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परागण क्रिया। परागण पॉलिनेशन आवर्तबीजी पादपों के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं और नर युग्मक का निर्माण जो होता है वो परागकण के अंदर होता है और जबकि मादा युग्मक का निर्माण जो होता है वो भ्रूणकोश के अंदर होता है। अब निषेचन क्रिया के लिए इन दोनों अचल युग्मकों को पास पास में आना जरूरी है। इसके लिए पादपों के अंदर परागण क्रिया पाई जाती है। ठीक है ना। तो क्या होती है परागण क्रिया, देखिए आवर्तबीजी पादपों में नर युग्मक व मादा युग्मक अचल होते हैं, यानी कि गतिमान नहीं होते, अचल होते हैं। दूसरी बात, नर युग्मक का निर्माण परागकण में, जब परागकण अंकुरित होता है तो पराग नली के अंदर जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो परागकण में तथा मादा युग्मक का निर्माण भ्रूणकोश में होता है। निषेचन क्रिया हेतु अचल नर व मादा युग्मकों का पास पास आना जरूरी है। इस हेतु पादपों में परागण क्रिया पाई जाती है या परागण क्रिया होती है। क्या है परागण क्रिया? परागण क्रिया किसे कहते हैं? पुंकेसर के परागकोश से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि परागकोश से परागकण निकलकर किसी माध्यम से, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या अन्य कोई माध्यम द्वारा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? परागण क्रिया कहलाती है। यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है ना। पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया को
परागण कहते हैं। परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण के प्रकार, परागण के प्रकार, परागण कितने प्रकार का होता है? परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? देखिए, नंबर 1 स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 2 परपरागण। क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले अपन देखते हैं स्वपरागण क्या है। नंबर 1 स्वपरागण। क्या है स्वपरागण? देखिए, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप पर स्थित अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये परागण क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। इसके अंदर या तो पुष्प एक रहता है या पादप एक रहता है, यानी कि पादप नहीं बदलता, पादप वो ही रहता है। परागण क्रिया के अंदर पादप वो ही रहता है, यानी कि या तो उसमें पुष्प वही रहता है या फिर पादप वही रहता है। ठीक है ना? तो ये क्रिया जो क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। जब एक पुष्प के परागकोश से, एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप पर स्थित अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसे स्वपरागण कहते हैं। इसे स्वपरागण कहते हैं। इसके अंदर पादप नहीं बदलता, या तो पुष्प वही रहता है, यानी कि परागण क्रिया एक ही पुष्प के अंदर होती है या एक ही पादप के पुष्पों के अंदर होती है, तो ये परागण कैसा कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। स्वपरागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए, नंबर 1 स्वयुग्मन, ऑटोगैमी।
नंबर 2 सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। ठीक है ना। तो स्वपरागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार होता है, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण। अपन देखते हैं स्वयुग्मन क्या है। तो देखिए, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए, इसी पुष्प, यह एक पुष्प है, इसके पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर गए, यानी कि इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर गए। अर्थात ये हुआ कि एक पुष्प अपने ही परागकणों से परागित हो गया। तो इस प्रकार का परागण क्या कहलाता है? स्वयुग्मन कहलाता है। इस प्रकार का परागण जो होता है वो स्वयुग्मन कहलाता है। दूसरा प्रकार देखिए, सजात पुष्पी परागण में जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पादप पर स्थित दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण में आनुवंशिक लक्षण नहीं बदलते, लेकिन अगर इसे पारिस्थितिक दृष्टि से देखें तो ये परागण क्रिया पर परागण होती है। यह परागण क्रिया जो है वो पर परागण होती है, लेकिन आनुवंशिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर पादप एक ही रहता है। 1 नंबर स्वयुग्मन, ऑटोगैमी क्या होती है? जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसे स्वयुग्मन कहते हैं। इसे स्वयुग्मन कहते हैं। अर्थात एक पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है, ठीक है। इसके अंदर उसी पुष्प से परागकण निकलते हैं और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? स्वयुग्मन कहलाती है। 2 नंबर सजात पुष्पी परागण, क्या होता है सजात पुष्पी परागण? देखिए, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पादप पर स्थित
अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ये सयुग्मन है और ये जो है ये है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण के अंदर पुष्प की परागकोश से परागकण निकलकर उसी पादप पर स्थित अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जबकि सयुग्मन के अंदर एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्वपरागण होती है। लेकिन सजात पुष्पी परागण आनुवंशिक रूप से स्वपरागण है, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से अनेक वनस्पतिक वैज्ञानिक इसे परपरागण मानते हैं। इसे परपरागण मानते हैं क्योंकि यह किसी माध्यम यानी कि वायु के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा ये परागण क्रिया होती है, इसलिए इसे परपरागण भी कहा जाता है, परपरागण भी मानते हैं। अब अपन देखेंगे स्वपरागण के अनुकूलन। स्वपरागण के अनुकूलन ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जहां स्वपरागण होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं? तो वो जो होते हैं स्वपरागण के अनुकूलन कहलाते हैं। यानी कि ऐसी स्थितियां जहां स्वपरागण होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्वपरागण के अनुकूलन कहलाती है। सबसे पहला जो स्वपरागण का अनुकूलन है वो है उभयलिंगता। उभयलिंगता क्या होती है? उभयलिंगता जैसे द्विलिंगता भी कहते हैं, ठीक है ना। बाइसेक्सुअलिटी क्या होती है? देखिए जब पादप के अंदर एक पादप के अंदर स्त्री केसरी और पुंकेसरी दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, या पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प के अंदर दोनों जननांग पाए जाते हैं, या उसी पादप पर दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि स्त्री केसरी और पुंकेसरी पुष्प पाए जाते हैं, तो भी ये उभयलिंगता कहलाती है। ऐसे पादपों को उभयलिंगाश्री पादप कहते हैं। और जब एक ही पुष्प के अंदर दोनों जननांग पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प को उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है ना। और एक ही पादप के अंदर दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि पुंकेसरी पुष्प और स्त्री केसरी पुष्प दोनों पुष्प एक ही पादप पर पाए जाते हैं, तो ऐसे पादप को द्विलिंगाश्री पादप कहते हैं। जब एक पुष्प के अंदर दोनों जननांग पाए जाते हैं, जिसके अंदर जायांग भी होता है, जिसके अंदर पुमंग भी होता है, तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर स्वपरागण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब द्विलिंगता होती है, ये उभयलिंगता होती है, तो स्वपरागण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पहली स्थिति क्या हो गई? स्वपरागण का पहला अनुकूलन क्या हो गया? उभयलिंगता। अगर उभयलिंगता है तो स्वपरागण की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। 2 नंबर समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, होमोगैमी। क्या होता है समकाल पक्वता? जब पौधे के अंदर या पादप में पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर यानी कि पुमंग और जायांग
दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं, यानी कि इन एक ही समय में स्त्री केसर और पुंकेसर जो होते हैं, यानी कि जायांग और पुमंग जो होते हैं, वो एक समय में एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर स्वपरागण की संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी कि जब पराग कोश का स्फुटन होता है, जब परागकण निकलते हैं, उस समय वर्तिकाग्र जो होती है वो ग्राही होती हैं, परागकणों को ग्रहण करने वाली होती है। ऐसी स्थिति के अंदर स्वपरागण की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जब पुष्प में पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात जब पराग कोश का स्फुटन होता है, तब वर्तिकाग्र ग्राही होती है। यानी कि जब परागकण निकलते हैं उस समय वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करने वाली होती है। ऐसी स्थिति के अंदर स्वपरागण ही होता है। यह स्वपरागण का अनुकूलन है। यह स्वपरागण का अनुकूलन है। तो ये हो गए समकाल पक्वता। 3 नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण अनून्मिल्यता क्लिस्टोगेमी सबसे महत्वपूर्ण है। अनून्मिल्यता का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खुलते नहीं, यानी कि हमेशा बंद ही रहते हैं। ऐसे पुष्प को अनून्मिल्य पुष्प कहते हैं और इस गुण को अनून्मिल्यता कहते हैं। तो ऐसे पुष्पों के अंदर जब ये पुष्प नहीं खिलते, यानी कि ये कभी खुलते नहीं, यानी कि बंद रहते हैं, जब इनके अंदर पुमंग और जायांग परिपक्व हो जाते हैं, तो जब पराग कोश स्फुटित होता है तो परागकण जो निकलते हैं वो उसी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और स्वपरागण हो जाता है। तो इन पुष्पों के अंदर स्वपरागण ही होता है। क्यों? क्योंकि ये पुष्प जो होते हैं वो कभी खिलते नहीं, यानी कि कभी खुलते नहीं, और ये पुष्प हमेशा बंद रहते हैं और इनके अंदर पुमंग और जायांग पास में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में इनमें स्वपरागण ही होता है। अनून्मिल्यता क्लिस्टोगेमी ऐसे पुष्प जो कभी खुलते नहीं हैं, अर्थात हमेशा बंद रहते हैं। ऐसे पुष्पों को अनून्मिल्य पुष्प कहते हैं।
ऐसे पुष्पों को अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं। और इस गुण को अनुन्मील्यता कहते हैं। अनुन्मील्यता कहते हैं। इनमें सदैव स्वपरागण ही होता है। स्वपरागण ही होता है। जैसे वायोला, ऑक्जेलिस, कनकोआ, कॉमेलिना जिसे कहते हैं आदि ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खुलते नहीं, हमेशा बंद ही रहते हैं। यानी कि इनके दलपुंज जो होते हैं वो ऊपर से बंद ही रहते हैं, यानी कि ये कभी खिलते नहीं। ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं? अनुन्मील्य पुष्प कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा इसी प्रकार से उन्मील्य पुष्प। उन्मील्य पुष्प ऐसे पुष्प जो सदैव खुले रहते हैं। ऐसे पुष्प जो सदैव खुले रहते हैं, उन पुष्पों को उन्मील्य पुष्प कहते हैं। उन पुष्पों को उन्मील्य पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प हमेशा खुले ही रहते हैं, सदैव खुले रहते हैं। ऐसे पुष्प जो सदैव खुले रहते हैं, इन्हें उन्मील्य पुष्प कहते हैं। कनकोआ के अंदर दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, अनुन्मील्य और उन्मील्य। कनकोआ जो होता है, इनके अंदर दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। उन्मील्य पुष्प भी होते हैं और अनुन्मील्य पुष्प भी इनके अंदर होते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका? कनकोआ।